हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने इंडियन पीसीएस एकेडमी चैनल में स्वागत करता हूं। तो जो हमारी भूगोल की यानी ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही थी, उसमें आज हम अपना एक नया अध्याय जोड़ने आए हैं। नया अध्याय का तात्पर्य है कि जो पिछली हमने क्लास ज्योग्राफी की थी, उसमें हम आज एक और क्लास जोड़ने आए हैं, ठीक है ना। और पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, यानी ज्योग्राफी 2.0। मैंने क्या पहले जो ज्योग्राफी पढ़ाई थी बोर्ड के द्वारा पढ़ाई थी, तो जो नई ज्योग्राफी मैंने दोबारा से स्टार्ट की है, ठीक है। और ये ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट की है अपवाह तंत्र यानी नदियों से। और इसके पहले वीडियो में थोड़ी जो भी परेशानियां हुई, आपको असुविधा हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज से मैं कोशिश करूँगा कि जो भी असुविधाएं हुई थी वो थोड़ी कम हो, ठीक है। तो पिछले वीडियो में आप सभी को कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। तो चलते हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। कल भी हमारा टॉपिक क्या था, यानी पिछले वीडियो में हमारा टॉपिक क्या था, भारत का अपवाह तंत्र, ठीक है। भारत के अपवाह तंत्र में हमने एक अभी तक वीडियो किया है। उस वीडियो में हमने भारत की नदियां देखी थी। नदियों में हमने हिमालय का अपवाह तंत्र देखा था। हिमालय के अपवाह तंत्र में हमने सबसे पहले कौन सी नदी देखी थी? सिंधु नदी देखी थी, ठीक है। अगर सिंधु नदी से संबंधित आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी दुविधा हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आज हमारा उसी का दूसरा पार्ट होगा, अपवाह तंत्र का दूसरा पार्ट होगा। अपवाह तंत्र होता क्या, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, ठीक है। और हम बात करें जो सीरीज में ज्योग्राफी के लेकर आया हूँ, वो कौन से एग्ज़ाम के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी स्टेट पीसीएस है, ठीक है ना। बिहार का पीएससी, छत्तीसगढ़ का, यूपी का, मध्य प्रदेश का, झारखंड का, जो भी है वो पूरा ज्योग्राफी हम इसमें कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यूपीएससी। अब आप इतना तो समझ ही सकते हैं, अगर हम यूपीएससी कवर करेंगे तो स्टेट पीसीएस और अदर एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है ना, वो तो हम इसमें कवर कर ही लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आगे की नदियाँ जो हमने पीछे पढ़ी थी उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने आपको अभी बताया सारे हम इसमें कवर करेंगे। बस जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ वैसे ही आपको क्या करना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। और जो मैं ये सीरीज करा रहा हूँ, ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद, हर टॉपिक ख़त्म होने के बाद उसके एमसीक्यू कराऊंगा। एमसीक्यू का बेनिफिट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और मैं आपको फिर बताता हूँ। एमसीक्यू का बेनिफिट ये होता है कि जैसे मैंने टॉपिक पढ़ा कोई भी या मैंने पढ़ाया, तो पहली बात तो बच्चा चेक करेगा कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है कि ऐसे पढ़ा रहा है। क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि नहीं पूछे जाते। पहला बेनिफिट तो ये हो गया, वो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा बेनिफिट ये होगा, जैसे आपने मेरे से पढ़े जो क्वेश्चंस टॉपिक पढ़ा, तो उसके क्वेश्चंस पहली बात तो मैं आपको टॉपिक जब पढ़ाता हूँ उसी दौरान बता देता हूँ। अगर जैसे कोई क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बता पाया है या आप खुद भी एनालाइज करना चाहते हो, तो उसके अनुसार आप क्या करोगे, जो मैं एमसीक्यू दूंगा वैसे ही क्वेश्चन आप ढूंढते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये हिंदी माध्यम की जो पूरी सीरीज है, आपको ये भी बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि सर पूरा कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ, अगर आप लोगों का सहयोग रहा, यानी आप लोगों का सहयोग यानी जैसे व्यूज़ अच्छे आने लगे, शेयर्स ज़्यादा हुए आपकी तरफ से, तो लाइक्स अच्छे आएंगे, तो अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं पूरा भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी का पूरा यहाँ से स्टार्ट कराया और पूरा ख़त्म कराऊंगा, ठीक है ना। तो आपको ये दिख रहा है इंडियन पीसीएस एकेडमी चैनल, आपको इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना, और जो मैं कराऊंगा वीडियोस उनको क्या करते हुए चलना है, आपको शेयर करते हुए चलना है। इससे क्या होगा, पहली बात तो झूठ बात कुछ नहीं है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दूसरा, जो भी स्टूडेंट्स जिनको ज्योग्राफी की क्लास, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे चैनल्स होंगे जिन पर ज्योग्राफी की फुल वीडियो यानी फुल क्लासेस डेली होंगी, यानी जो भी ऐसे आप कोई भी किताब फॉलो करते हैं तो उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं पूरी चैप्टर आपको बहुत ही कम मिलेंगे, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मिलेंगे ही नहीं,
कुछ कुछ टीचर करा भी देते हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक देखा था, पहले तो हम अपवाह तंत्र हमने समझा कि अपवाह तंत्र होता क्या है, ठीक है। फिर जो भारत का अपवाह तंत्र था उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया वो हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था भारत के जो अपवाह तंत्र दो तरह के होते हैं, दो तरह के कौन से होते हैं, हिमालय का अपवाह तंत्र अर्थात हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है वो मैंने आपको समझाया था, वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो, ठीक है। दो तरह के अपवाह तंत्र में भारत का अपवाह तंत्र विभाजित है। तो सबसे पहले उठाया था मैंने भारत के अपवाह तंत्र को। भारत के अपवाह तंत्र में ठीक है, क्लियर। तो हिमालय के अपवाह तंत्र में हमने पहले सिंधु नदी को देखा, उसके बाद हम आज उसके आगे बढ़ेंगे। सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियाँ थी, 5 सहायक नदियाँ थी, उनको हमने पंच नद की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? पंच नद, ठीक है। तो वो पंच नद यानी 5 नदियाँ हमने पहले भी पढ़ी थी और आज हम फिर पढ़ेंगे कि 5 नदियाँ हैं कौन सी, ठीक है। मिनट, ठीक है। पंच नदियों में सबसे पहले कौन सी नदी है? सबसे पहले हम देखेंगे झेलम को, ठीक है ना। पहले तो मैं आपको बता दूं पंच नदी होती कौन सी हुई, झेलम, चिनाब, ठीक है, सतलज, व्यास, ठीक है, व्यास और रावी। ये 5 नदियाँ हैं, इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर आपको बाद में बता देंगे, तो उससे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस इनसे नहीं पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा झेलम नदी को। तो ये सिंधु की एक सहायक नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? कश्मीर के वेरीनाग के निकट में एक झील है। कौन सी झील है? शेषनाग झील है। तो पहला क्वेश्चन कहाँ से? कश्मीर से, ठीक है। दूसरा वेरीनाग, तीसरा कौन सी झील से? शेषनाग झील से, या कहीं शेषनाग ना होकर वेरीनाग भी आ सकता है, ठीक है। यह नदी श्रीनगर के निकट वूलर झील से प्रभावित होती है, वूलर झील से, ठीक है, प्रभावित होते हुए कहाँ? भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए, मतलब जो भारत पाकिस्तान की सीमा है उसके बीच बहती है, चिनाब नदी मिल जाती है। तो ये जो नदी डायरेक्ट सिंधु नदी में नहीं मिलती है, ये नदियाँ एक दूसरे में मिलकर कहाँ जाती हैं? सिंधु नदी मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे चिनाब नदी। इसका जो उद्गम होता है, उद्गम के 2 सरता से होता है, मतलब इसका जो उद्गम होता है उस टाइम पर ये 2 धाराओं में बहती है। कितनी धाराओं में बहती है? 2 धाराओं में। एक का नाम क्या हो गया? चंद्र हो गया, एक मिनट, एक का नाम क्या हो गया? चंद्र। दूसरे का नाम क्या हो जाता? 2 शाखाओं में बहती, दूसरे का नाम हो जाता भागा। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि चिनाब नदी या कौन सी नदी को चंद्रभागा नाम की 2 सरताओं में विभाजित या 2 सरताओं से मिलकर एक नदी बनी है। तो कौन सी नदी बनी है? चिनाब नदी, ठीक है, के रूप में हिमाचल प्रदेश के पास बाचला, कहीं बारालाचा दर्रा लिखा रहता है, से पास जाकर से होती हुई कहाँ मिल जाती है? पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मैंने आपको सिंधु नदी पढ़ाई थी, वहाँ पर मैंने आपको बताया था, देखिए ये जो झेलम आई यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कौन सी नदी आ रही है? चेनाब आ रही है। कौन सी नदी? चेनाब। तो ये चेनाब है ना, वो सीधी जाकर मिठानकोट में, कहाँ पर? मिठानकोट में जाकर किससे मिलती है? पाकिस्तान, मिठानकोट में जाकर किससे मिलती है? सिंधु नदी से। और जो सारी नदियाँ, जैसे यहाँ पर आप देखो रावी हो गई, ठीक है, रावी हो गई, उसकी नीचे सतलज हो गई, ठीक है, ये व्यास हो गई, ये सारी नदियाँ आपस में जाकर किससे मिलती हैं? यहाँ पर किससे मिलती हैं? चेनाब में मिलती है। चेनाब और ये सारी नदियाँ जाकर
मिठानकोट यानी पाकिस्तान में किस में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। तो सबसे बड़ी अगर मैं सहायक नदी की बात करूं, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चेनाब है, ठीक है। फिर सतलज नदी, सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट राजस्थान से होता है। यह सिपीकला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, सिपीकला दर्रा। दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ी क्षेत्र उसके बीच का जो रास्ता होता है उसको हम, या खाई होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, दर्रा बोल देते हैं, ठीक है। ये चेनाब में मिलती है। मैंने आपको बताया था सारी नदियाँ जाकर किस में मिल जाती हैं, जो 5 नदी हैं उसमें से 4 नदी किस में मिलती हैं, चेनाब नदी मिलती है। और चेनाब नदी जाकर किस में मिलती है, सिंधु नदी में। इस पर सबसे प्रसिद्ध बांध कौन सा है, भांगड़ नागल बांध, ठीक है। ठीक है, तो भांगड़ नागल बांध कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे व्यास नदी को। व्यास नदी का जो उद्गम है, ठीक है ना, उद्गम कहाँ से होता है व्यास नदी का, रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से। या तो आपको ऑप्शन में क्या मिल जाएगा, रोहतांग दर्रा मिल जाएगा, ठीक है, या आपको ऑप्शन में व्यास कुंड मिल जाएगा। दोनों में से कोई भी हो, आपको ऑप्शन में उसको टिक कर देना है, ठीक है ना। नदी कपूरथला के निकट हरे के नामक स्थान पर वी नहर यानी परवे नहर गांधी सतलज में मिल जाती है। ये थोड़ा इसको आप ना हटा सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सतलज में मिलती है, मैंने आपको कराया था अभी, देखो मैं ऑप्शन यहाँ से कराता, मिनट, यहाँ पर कौन सी नदी पढ़ रहे हैं हम, व्यास नदी, ठीक है। तो व्यास नदी यहाँ से आई है। यहाँ पर कौन सा बांध बताया था आपको, यहाँ पर इस बांध में आकर क्या हो जाती है वो, ठीक है ना, इंदिरा गांधी बांध पर आकर क्या मिलती है, वो एक दूसरे में मिल जाती है। इसी स्थान पर हरके बैराज का निर्माण किया गया है, इसी स्थान पर, ठीक है ना। जो ये गांधी सागर है उसी के पास एक बांध है, कौन सा बांध है, हरके बैराज, ठीक है, जिसके भारत की सबसे लंबी नहर गांधी नहर निकली है। इस नहर को राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। थोड़ा छोटा एराब पॉइंट तो दिख नहीं रहा इसमें, ठीक है, छोड़िए। ठीक है, अब हम देखेंगे रावी नदी को। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित रोहतांग दर्रे से होता है। व्यास नदी का जहाँ से उद्गम होता है वहीं से किसका होता है, रावी नदी का भी वहीं से उद्गम होता है, ठीक है। इस पर कुछ नहीं है, आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन इससे इनसे बनते हैं, तो ज़्यादा इन पर तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण नदी है उससे क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हमारी अगली नदी कौन सी है, गंगा नदी, ठीक है ना। गंगा नदी की अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, 25 कहीं पर भी कहीं कहीं इसकी लंबाई कितनी दी रहती है, 2500 किलोमीटर कहीं कहीं इसकी लंबाई दी रहती है। एनसीईआरटी के अनुसार जो मैं बता रहा हूँ, ये सोर्स कहाँ से लिए गए, ये पूरा इसका सोर्स कहाँ है, एनसीईआरटी, ठीक है ना, क्लियर। जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो पश्चिम बंगाल की सीमा पर इसकी एक शाखा, अभी मैं आपको जब मैप पढ़ाऊंगा, मैप में ये नदी दी गई है, तो ये क्या होता है, जैसे ये नदी निकलती है, जैसे ये नदी निकली, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि वितरिका क्या होती है, अगर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, वितरिका, तो वितरिका क्या होती है, एक सहायक नदी बताई थी और दूसरी क्या बताई थी मैंने, वितरिका। तो ये मैंने ऐसे बनाया, देखिए ऐसे एरो, ठीक है, और ये ऐसे है, तो ये ना
बाहर निकल रही है, यानी एक बड़ी नदी से एक उसकी कोई छोटी शाखा निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वितरिका। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की सीमा पर, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल की सीमा पर इसकी एक शाखा इससे अलग होकर हुगली का निर्माण करती है, यानी हुगली नाम से जानी जाती। तो यहाँ से एक निकल जाती है एक वितरिका, ठीक है, या एक शाखा, उसको क्या बोलते हैं, हुगली बोलते हैं, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से स्थित, मतलब एक उत्तरकाशी जिला है, ठीक है, उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद, कहाँ से, गंगोत्री हिमनद के गोमुख से। ये गोमुख वगैरह कुछ नहीं है, आपको सिर्फ याद क्या रखना है, गंगोत्री हिमनद। हिमनद का मतलब क्या होता है, ग्लेशियर, ठीक है, जमी हुई नदी, क्लियर। इसे यहाँ इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। ठीक है, भागीरथी नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, ये हमारे शास्त्रों में यानी महाकाव्यों के अनुसार इसको भागीरथी, यानी एक मुनि थे भागीरथ, उन्होंने तपस्या की थी, इसलिए इस नदी का उद्गम हुआ है हमारे जो भी शास्त्र वगैरह हैं उनके अनुसार, ठीक है। आगे टेहरी के निकट भागीरथी भी भीलगंगा नदी, ये पूरा मैं आपको अभी कराऊंगा, इसको कुछ नहीं करना कि कौन सी नदी इसमें कहाँ मिलती है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिख रहा है 2 धाराएं, धौली गंगा, विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग, ये कुछ नहीं, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है ना। फिर इसको यहाँ पे आपने छोड़ देना इतने को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूज पैदा करेगा और आपको याद भी नहीं होगा, क्लियर। तो गंगा नदी के दाहिनी ओर से, यानी ये नदी है, मान लीजिए ये नदी, मिनट थोड़ा ना, ठीक है, तो दाहिनी तरफ से और बाईं तरफ से जो नदियां मिलती हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले पढ़ेंगे हम जो नदी उसके दाहिनी ओर से मिलती है। दाहिनी ओर से कौन सी मिलती है, यमुना, ठीक है ना। ये सबसे प्रमुख नदी है जो दाईं ओर से मिलती है, ठीक है, क्लियर। इसके दक्षिण की ओर से आकर सीधे गंगा में आकर मिल जाती है। और उसके अलावा कौन सी नदी मिलती है, टोस नदी मिलती है, सोन नदी मिलती है, ये दाहिनी ओर से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गंगा नदी में दाहिने तरफ से मिलती हैं, तो कौन सी नदियाँ मिलती हैं, टोस, सोन, कौन सी, टोस, सोन और यमुना, ठीक है ना। ये कहाँ से मिलती है, दाईं तरफ से मिलती है। उसके बाद अगर हम बाईं तरफ से बात करें, यानी बाएं तट से, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, तो कौन सी होगी, रामगंगा हो गई, रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब नदियाँ। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं कि कौन सी नदी बाएं तट से मिल रही है और कौन सी नदी दाएं तट से मिल रही है, ठीक है ना। मुख्य नदी, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मुख्य नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उसके बाद क्या है, पद्मा नदी, मतलब जैसे जो गंगा नदी है हमारी, गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एक मिनट में इसको रिरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये नदी यानी गंगा नदी, जब गंगा नदी, यहाँ पे क्या लिखा है, मुख्य नदी, मुख्य नदी का मतलब क्या होता है, ये इसकी एक वितरिका थी, ठीक है ना, वितरिका थी, उसको नहीं, सिर्फ मुख्य नदी की बात कर रहा हूँ। जो मुख्य नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पद्मा नाम से जाना जाता है। पद्मा नदी बाद में आकर जमुना, जमुना नदी मतलब किसे बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र इसको भारत में बोलते हैं। और बांग्लादेश में जाकर इसके किस नाम से हो जाती है, बांग्लादेश में किस नाम से हो जाती है, यमुना नाम से, ठीक है ना। अभी जैसे ब्रह्मपुत्र आएगी तब हम देख लेंगे। दोनों नदी, जैसे
यहाँ से गंगा नदी की मुख्य धारा आई, यहाँ से बांग्लादेश में बांग्लादेश में आकर ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। क्या नाम हो जाता है इसका? जमुना। दोनों नदी जब मिलती हैं तो कौन सी नदी का निर्माण करती हैं? ये मेघना। ठीक है, फिर मैं एक बार दोहरा देता हूँ। जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्मा। ठीक है, वही ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम से जानते हैं। जब दोनों नदियां बांग्लादेश में आकर मिलती हैं तो एक नई धारा का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मेघना का। और ये जो दोनों नदियां आकर पश्चिम बंगाल में कौन से डेल्टा का निर्माण करती हैं? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन। तो सुंदरबन डेल्टा कौन सी दो नदियां मिलकर बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। मैंने आपको बीच में एक चीज़ छोड़वाई थी अभी, कौन सी धारा मिलती हैं, ठीक है ना? कौन सी धारा आकर गंगा नदी का निर्माण करती है। यहाँ से निकली है बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकली है? अलकनंदा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये धारा यहाँ पर रेड कलर से, कौन सी नदी है? अलकनंदा। ठीक है ना? मुख्य धारा को हम अगर यही मान लें, ये एक धारा हो गई। ठीक है, ये जो धारा है सबसे पहले यहाँ से धारा निकली, ये कौन सी धारा है? अलकनंदा। अभी आप एक चीज़ समझते चलना थोड़ी सी, हम पढ़ते हैं कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों आकर कौन सी जगह मिली? देवप्रयाग में मिली है। अभी हम देखेंगे कि है क्या यह फंडा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बद्रीनाथ एक जगह है, वहाँ से अलकनंदा मिली। अलकनंदा ये मुख्य धारा आपको दिख रही है, उसमें धौली गंगा आकर मिलती है। वो जगह कौन सी है? विष्णुप्रयाग। मैं आपको इरेज करके एक बार फिर से बता देता हूँ, दोहरा देता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, तो ये जो मुख्य धारा अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है, या अलकनंदा से धौली गंगा कहाँ पर मिलती है? विष्णुप्रयाग में। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है, तो वो जगह कौन सी है? विष्णुप्रयाग। या दूसरे टाइप से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? तो धौली गंगा। वहीं अलकनंदा से एक नदी है नंदाकिनी, वो कहाँ पर आकर मिलती है? नंदप्रयाग में। जब नंदाकिनी और अलकनंदा दोनों मिलती हैं उस जगह का नाम क्या है? नंदप्रयाग। फिर पिंडार नदी, ये कौन सी नदी है? यहाँ पर आप देख रहे हैं पिंडार नदी अलकनंदा से जिस जगह पर मिलती है उस जगह का नाम क्या है? कर्णप्रयाग। ठीक है, फिर केदारनाथ से एक नदी निकलती है, कौन सी है? मंदाकिनी। वो अलकनंदा से कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, फिर से मैं दोहरा दूंगा इसको। फिर एक नदी है भागीरथी, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री यानी गौमुख से निकलती है, वो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। फिर ये नदी मिलकर कौन सी नदी का निर्माण कर देती हैं? गंगा नदी का निर्माण कर देती है। फिर से दोहराता रहता हूँ मैं, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा से धौलीगंगा विष्णुप्रयाग में मिलती है। ठीक है, फिर अलकनंदा से नंदाकिनी कहाँ मिलती है? नंदप्रयाग में। फिर अलकनंदा से पिंडार कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में। फिर मंदाकिनी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। फिर भागीरथी से देवप्रयाग में कौन सी मिलती है? अलकनंदा। फिर यह नदी किसका निर्माण करती है? गंगा नदी का निर्माण करती है। ऐसे गंगा नदी का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? फिर हम यहाँ पर बात करेंगे गंगा नदी। तो यहाँ से गंगा नदी निकली है, ये सोर्स कौन सी नदी का है? गंगा नदी का। तो ये गंगा नदी यहाँ से निकली, फिर ये सीधी मैं आपको यहाँ पर लाइन बना देता हूँ गंगा नदी की। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर यहाँ से निकली है यमुना यहाँ से मिली है, यमुना होती हुई है यहाँ पर इसमें मिल गई है। ठीक है, अब मैंने आपको पढ़ाई थी अभी, इसको थोड़ा रेस करके समझाता हूँ। देखिए,
मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि बाएं तरफ से कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो बाएं तरफ से कौन सी मिलती हैं, ये जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं सारी नदी, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, ठीक है, महानंदा, ये सारी नदियाँ कहाँ से मिलती हैं? बाएं तरफ से मिलती हैं, ठीक है ना। ये सारी नदियाँ कहाँ से मिलती हैं? बाएं तरफ से। और जो दाएं तरफ से जो नदियाँ मिलती हैं वो कौन सी हो गई? यमुना हो गई, ठीक है। फिर यमुना में आकर सिंधु मिल जाती है, चंबल मिल जाती है, बेतवा मिल जाती है, केन मिल जाती है। ये सारी किस में मिलती हैं? यमुना में। ये एक मान लीजिए ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं सारी, ठीक है ना, ये सब, ठीक है। फिर ये सोन नदी यहाँ पर आप देख रहे हैं सीधी गंगा में पटना के पास जाकर मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ से कि वितरिका मैंने आपको पढ़ाई थी अभी, एक वितरिका निकलती है, एक शाखा निकल जाती है गंगा से, उसका नाम क्या है? हुगली। पश्चिम बंगाल में ये निकल जाती है, पश्चिम बंगाल। यहाँ से आप ये देख रहे हैं बांग्लादेश, सॉरी ये ब्रह्मपुत्र नदी, इसको हम कल पढ़ेंगे। ये यहाँ पर जमुना नाम से जानी जाती है। किस नाम से? जमुना नाम से जानी जाती है। ये पद्मा नाम से। दोनों जब मिलती हैं तो किस नदी का धारा का निर्माण करती हैं? मेघना का निर्माण करती है। तो ये नदी बाद में जाकर एक नदी बना लेती हैं, वो क्या होती है? मेघना। और ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये जो नदियाँ हम आराम से पढ़ेंगे और मैप के द्वारा ही पढ़ेंगे, ताकि कोई भी ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में, सॉरी नोट्स में आपको क्या बनाना है? मैप बनाते हुए चलना है। क्लियर हो गया? मैप बनाओगे तो आप रिवीजन करोगे या पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी होगी इसको याद करने में, और जल्दी नहीं बोलोगे। क्लियर हो गया? और बाएं दाएं सारी नदियाँ आपके ऐसे ही बनाना है। और ये मैंने थोड़ा स्पेशली आप लोगों को, बहुत ही कम लोगों ने पढ़ाया होगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये चार्ट, ये आपको याद करना है कौन सी नदी कहाँ पर आकर मिलती है, ठीक है। इसके बाद ये पूरा टॉपिक ख़त्म होगा, उसके बाद हम MCQ कराएंगे, ठीक है। क्लियर? थैंक यू।